नमस्कार दोस्तों। आज 8 सितंबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है दिल्ली मतलब भारत। यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा कि कभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दिल्ली, मॉस्को, है ना, इस प्रकार जब डिनोट किया जाता है, ये इस प्रकार जब बोला जाता है तो इसका मतलब बीजिंग, है ना, तो इसका मतलब होता है वो पूरा देश। एक तरीके से वो दिल्ली पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इस तरीके की शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। दिल्ली में टर्न वेन्यू फॉर डायलॉग ऑन रिवाइविंग द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से कुछ दिन पहले रसिया पीछे हट गया था, जिसके बाद यूक्रेन के द्वारा निर्यात किया जाने वाला जो गेहूं है वो बिल्कुल रोक दिया गया था। इसमें हो सकता है कि भारत अब जो है इसको फिर से शुरू करा सके या इस तरीके की चीज़ें कर सके, इसके बारे में बात की गई है। तो आपको क्या देखना है कि ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव क्या था और ये क्यों अभी चर्चा में है। चर्चा में तो है कि भारत हो सकता है कि यहाँ पे उसकी शुरुआत फिर से हो जाए। तो ये इनिशिएटिव क्या था। दूसरी बात कि ब्लैक सी जो संधि है, ब्लैक सी जो ट्रीटी है वो क्या है और कब हुई थी। 1937 में हुई थी। इसको आप थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि वहां से जो भी चीजें समुद्र में जाएंगी उनके लिए रसिया की अनुमति आवश्यक होगी और ये समझौता किया गया है। इसी का फायदा उठा के उस रसिया ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। तो इसको आपको थोड़ा देखना है। इसके बाद जो अगली न्यूज पेज नंबर 1 पे ही है, अफ्रीकन यूनियन AU, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AU कहा जाता है, टू ज्वाइन G20 एज शेरपा रीच डील। मतलब ये एक तरीके से G20 को ज्वाइन करेगा तो मतलब एक और देश या एक और यूनियन, जैसे यूरोपीय यूनियन G20 में जुड़ा हुआ है तो उस तरीके से एक और यूनियन जुड़ जाएगा और इसका नाम हो सकता है G21 हो जाए। तो इसको आप देखेंगे। साथ ही साथ आपको क्या देखना है कि G20 की स्थापना कब हुई थी। G20 की स्थापना 2007 में जब आर्थिक मंदी आई थी तो उस समय एकदम से एक वित्त मंत्रियों की बैठक हो रही थी, फिर उसको राष्ट्राध्यक्षों की बैठक तक ले जाया गया है। और इसकी प्रासंगिकता क्या है इसको आप जरूर देखिएगा और क्यों ऐसे देश शामिल होना चाहते हैं या ऐसे ग्रुप शामिल होना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पेज नंबर 10 पे है। पेज नंबर 10 पे हम चलते हैं और पेज नंबर 10 पे हमें पढ़ना है। पेज नंबर 10 पे क्या पढ़ना है, तो पहला है डिसअपीयरिंग लैंग्वेजेस, वैनिशिंग वॉइसेस। अब यहाँ पे एक बात कही गई है, एक उदाहरण दिया गया है कि यदि जो अंग्रेजी भाषा है वो एक तरीके से हावी होती जा रही है सभी भाषाओं पे, इससे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो हमारी भाषाएं थी, क्षेत्रीय भाषाएं थी, स्थानीय भाषाएं थी, वो विलुप्त होती जा रही हैं। इससे क्या हो रहा है कि आवाज़ हम उठा नहीं पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बिना अंग्रेजी जाने आप कोई भी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं या एक समूह नहीं बन रहा है, एक ताकत नहीं बन रही है। तो जब तक आप अंग्रेजी नहीं जानेंगे तब तक वो आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। दूसरी बात कि जिस व्यक्ति को अंग्रेजी नहीं आती हो वो अपनी आवाज़ कैसे रखेगा या अपनी बात कैसे रखेगा, इसी पे ये चर्चा की गई है और इसे आप पढ़ के देखेंगे थोड़ा सा। इसमें एक उदाहरण भी लिया गया है, देखिए। याहवे द गॉड ऑफ द हिब्रू बाइबल बिकेम अलार्म्ड एंड एनोनिड of observing this and broke them into many groups, each speaking a different languages to reduce the power of their collective strength, है ना। तो this created confusion in terms of communication and understanding the project field। इसी प्रकार से ये बात की गई है पूरी तरीके से, तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है जो हमें पढ़ना है पेज नंबर 10 पे ही, फाइंडिंग सियोल इन द इंडो पैसिफिक। अब यहाँ पे सियोल की बात की जा रही है तो इसका मतलब सियोल नहीं, दक्षिण कोरिया की राजधानी है। तो दक्षिण कोरिया जो है वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्या भूमिका अदा करेगा, इसके बारे में ये पूरी बात की गई है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया जिसको कहते हैं, है ना, साउथ कोरिया की बात की जा रही है ना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ लेंगे। कैंप डेविड समझौता क्या है इसको आप जरूर देख लेंगे। इसके बाद जो हमें अगली न्यूज़ पढ़नी है वो पेज नंबर 11 पे है। पेज नंबर 11 में है, डू सब्सिडीज
एंड सेफ्टी नेट टेक फोकस अवे फ्रॉम जनरेटिंग जॉब्स। अब यहाँ पे देखिए कि यदि हम सब्सिडीज और सेफ्टी नेट्स जारी करते हैं तो ये हमारा ध्यान बेरोजगारी के मुद्दे से हटा देता है या जॉब क्रिएशन के मुद्दे से हटा देता है। आपको खाना नहीं है, ठीक है, हम पीडीएस सिस्टम में चावल गेहूं दे रहे हैं। आपको ये चीजें नहीं मिल रही है तो हम सब्सिडी दे रहे हैं। आपको ये चीजें नहीं मिल रही तो हम ये मुफ्त उपलब्ध करा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप जॉब क्रिएट नहीं कर रहे हैं। एक कहावत है चीन में कि मछली मत दो, मछली पकड़ना सिखा दो। और हमारे देश में भी क्या हो रहा है, मछली दे रहे हैं, मछली पकड़ना नहीं सिखा रहे हैं। कोशिश करा जा रहा है, लेकिन क्या है कि लोगों के दिमाग में थोड़ा कम आती है ये बातें। तो डू सब्सिडीज एंड सेफ्टी नेट्स टेक फोकस अवे फ्रॉम जनरेटिंग जॉब्स, है ना। तो आप ये ध्यान रखें कि हमें सब्सिडीज और सेफ्टी नेट नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। किस प्रकार से, तो जॉब के द्वारा या रोजगार के द्वारा। हाँ, कुछ जो मतलब कुछ तबका है या कुछ ऐसे लोग हैं जो वल्नरेबल हैं, जैसे विकलांग हो गए या कुछ समुदाय ऐसे हो गए, जैसे महिलाएं हो गई जो बेसहारा हैं। इस तरीके के कुछ समुदाय हैं ऐसे, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सेफ्टी नेट की आवश्यकता है। मैं उनके लिए ये बातें नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो सामान्य लोग हैं यदि हम उसे आलसी बना रहे हैं सब्सिडी और सेफ्टी नेट के द्वारा, तो ये हमारे देश के लिए नुकसान है ना। तो इसके बारे में आप यहां से डिटेल पढ़ेंगे। इसके बाद जो है पेज नंबर 12 पे है इंपैक्ट ऑफ आरबीआई लैंडिंग गाइडलाइंस। जो ऋण देने की गाइडलाइन है आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, क्या इंपैक्ट पड़ता है इसके बारे में बात की गई, तो आप इसे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 12 में ही है व्हाट इज हीट इंडेक्स। क्या है हीट इंडेक्स, क्या है, पहली बात ये व्हाई इज इंपॉर्टेंट टू मेजर, है ना। अभी आपने देखा होगा कि हम ग्लोबल वार्मिंग की जगह ग्लोबल बॉइलिंग की बात करने लगे हैं, है ना। तो हीट इंडेक्स और इंपॉर्टेंट मेजर, इसका मतलब महत्व क्या है, इसके बारे में यहां बात की गई है। तो ये इसे आप देख लेंगे। इसके बाद जो हमें देखना है वो पेज नंबर 15 पे देखना है। पेज नंबर 15 पे एट G20 जापान बैक्स इंडिया नॉट चाइना एज ब्रिज टू ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ एक टर्म नया है, पहले उसको देख लेंगे। और जापान किसके बैक ले रहा है, तो इंडिया के। देखिए यहाँ पे नेता बनने के लिए दो लोग तैयार हैं, दो देश मान लीजिए ग्लोबल साउथ के एशिया में, एक तो चीन है और दूसरा भारत है। तो कुछ देश किसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो चीन को। कुछ देश किसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो भारत को। अब अधिकांश देश धीरे धीरे भारत को सपोर्ट करना शुरू कर रहे हैं। इसका कारण है भारत में लोकतंत्र होना, भारत के जो जटिलताएं हैं वो कम होना, भारत में लचीलापन होता है। इसके कारण से धीरे धीरे सपोर्ट कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहले भारत को बहुत रिजिड माना जाता था, अब धीरे धीरे ये भ्रम जो है टूट रहा है, ये भ्रांतियां टूट रही हैं और धीरे धीरे से वैश्विक एक शक्ति के रूप में मान्यता मिलने लगी है ना। तो इसको आपको देख लेना है। इसके बाद पेज नंबर 16 पे ये सेंटर टू स्टॉप साइट्स फ्रॉम वीविंग डार्क पैटर्न टू मिसलीड बायर्स, है ना। जो आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, इनसे जो चीजें खरीद रहे हैं उनमें डार्क पैटर्न का यूज करके एक मिसलीडिंग यूज किया जाता है कि ये बहुत अच्छा सामान है या ये बहुत अच्छा सामान है ना। उसको रोकने की बात की जा रही है। सेंटर टू स्टॉप साइट्स फ्रॉम विविंग डार्क पैटर्न टू मिसलीड बायर्स, इसको रोकने की बात की जा रही है। तो आप इसे थोड़ा सा समझ लेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पेज नंबर 18 पे है, ठीक है। पेज नंबर 18 पे जो हमें पढ़ना है वो है फूड प्रोसेसिंग। बहुत छोटी सी न्यूज़ है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। फूड प्रोसेसिंग, है ना, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र जो है वो जनरेट करेगा 9 मिलियन जॉब। 9 मिलियन मतलब एक में 10 लाख होता है, तो 90 लाख जॉब क्रिएट करेगा 2024 तक। कौन, तो फूड प्रोसेसिंग, है ना। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर टू जनरेट 9 मिलियन जॉब्स बाय 2024। इंडियाज फूड प्रोसेसिंग एक्सपेक्टेड 9 मिलियन जॉब। इंडियाज हाउस होल्ड कंजम्पशन वुड क्वाड्रेपल मेकिंग इन द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट। ये जो मतलब जो खर्चे हैं या जो हमारे कंजम्पशन है वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। इसी के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है वो
9 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, जिसको थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना। और आज के लिए इतना ही है, और फिर कर मिलते हैं क्या और क्यों पढ़े के साथ। धन्यवाद।